अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 और आज हम उसका बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स। तो चलें लाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और लेक्चर का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे फिनोमिनाज हैं जो हम अपनी एवरीडे लाइफ के अंदर अक्सर ऑब्ज़र्व करते रहते हैं और उनकी ऑब्ज़र्वेशन जो है वहाँ से हम कुछ रिज़ल्ट्स लेंगे और फिर अपने आज के टॉपिक को इलैबोरेट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोगों ने अक्सर देखा है कि अगर कोई वेट फुटपाथ हो या कोई फ्लोर हो जिसके ऊपर पानी गिरा हुआ हो और उस पानी के ऊपर किसी भी वजह से अगर ऑयल या पेट्रोल, गैसोलीन इसमें से कोई चीज़ गिर जाए, तो हम देखते हैं कि उस पे कलर्स के डिफरेंट पैटर्न्स बन रहे होते हैं और वो डिफरेंट पैटर्न्स जो हैं वो हमें कौसे कज़ा की तरह बिखरते हुए रंगों की तरह नज़र आ रहे होते हैं। इसी तरह से हमने ये भी देखा है कि जो सोप बबल्स होते हैं, अगर हम उनको बनाते हैं तो उनके अंदर भी हमें कलर्स के डिफरेंट पैटर्न्स बनते हुए नज़र आ रहे होते हैं। इसी तरह डिफरेंट बर्ड्स हैं, अगर हम उन बर्ड्स को देखते हैं तो उनके जो फीदर्स हैं उनमें भी हमें चेंज होते हुए कलर्स नज़र आ रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें जो डिफरेंट कलर्स हैं ये हमें किस वजह से नज़र आते हैं? अगर हम इन्हें समझना चाहते हैं तो बेसिकली एक ही फिनोमिना है जो इन सब के पीछे काम कर रहा है और वो है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स। तो स्टूडेंट्स, हम लोग सीखते हैं कि इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स क्या होती है और फिर वो किस तरह से ये सारे जो फिनोमिना हमें नज़र आ रहे हैं उनके अंदर रोल प्ले करती है, हम उसे यहाँ पे सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि थिन फिल्म कहते किसे हैं। तो हम लोग इसे यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज़ मेंट बाय अ थिन फिल्म। स्टूडेंट्स, हमारे पास डिफरेंट तरह के मीडियम्स होते हैं और उन मीडियम्स में से कुछ ऐसे मीडियम भी होते हैं जो मीडियम्स ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिनके आर पार हम लोग देख सकते हैं, जिसमें से लाइट जो है वो पास करके आगे चली जाए। तो अगर हमारे पास कोई इसी तरह का ट्रांसपेरेंट मीडियम हो और उस ट्रांसपेरेंट मीडियम की जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा कम हो, तो हम एक बहुत कम थिकनेस वाले ट्रांसपेरेंट मीडियम को थिन फिल्म का नाम देते हैं। कि जैसे अभी हम लोगों ने अपनी जो एग्जांपल्स देखी थी, उन एग्जांपल्स में हमने कहा कि अगर हमारे वेट फुटपाथ के ऊपर या वेट फ्लोर के ऊपर अगर ऑयल गिर जाए, तो वो जो ऑयल है हमें पता है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होता और ऑयल की जो डेंसिटी है वो वाटर से कम है। तो नीचे वाटर की एक लेयर बन जाती है और उसके ऊपर ऑयल की एक बारीक सी लेयर बन जाती है। अब ऑयल भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा फॉर वेरी स्मॉल थिकनेस, तो हम उसे थिन फिल्म कह सकते हैं। यानी कोई भी ऐसा मीडियम जिसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा कम हो और वो ट्रांसपेरेंट भी हो, तो हम उसे थिन फिल्म का नाम देते हैं। तो मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। हाँ, ट्रांसपेरेंट मीडियम whose thickness is comparable to the wavelength of light is called a thin film। तो स्टूडेंट्स, थिन फिल्म क्या है? कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम हो, सबसे पहली चीज़ हमारे पास कि मीडियम हमारा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट को हम लोग जानते हैं, ऐसा मीडियम होता है जिसमें से लाइट पास करके आगे जा सकती है और फिर उसकी जो थिकनेस है वो थिकनेस होनी चाहिए कंपेरेबल किसके साथ? टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। लाइट की वेवलेंथ के साथ उसकी थिकनेस अगर कंपेरेबल होगी तो फिर हम उसे थिन फिल्म का नाम देंगे, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दी। अब अगर इस तरह की एक थिन फिल्म हो तो उसके अंदर डिफरेंट कलर्स हमें कैसे नज़र आते हैं और उसके अंदर इंटरफेरेंस किस तरह से हो सकती है, ये स्टूडेंट्स हम लोगों ने सबसे पहले सीखना है। और इसको सीखने के लिए हम यही एग्जाम्पल जो है उसे लेके चलते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, इमेजिन करें कि हमारे पास एक जगह है जहाँ पे वाटर मौजूद है। ये स्टूडेंट्स, मैं आपको वाटर की एक लेयर दिखा रहा हूँ। ये नीचे नीचे सारा रीजन है जिस रीजन के अंदर हमारे पास वाटर है और फिर क्या होता है कि इस वाटर के ऊपर
ऑयल गिरा दिया जाता है और ऑयल की हमें पता है डेंसिटी जो है वो वाटर से कम है और उसकी वजह से वो ऑयल जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है और उस फ्लोट करने की वजह से यहाँ पे एक लेयर बन जाती है हमारे पास जो कि ऑयल की एक लेयर है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास ऑयल की एक लेयर नज़र आ रही है। ये है हमारे पास ऑयल और इसके ऊपर जो रीजन हमें नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स वो रीजन है एयर का। तो हमें यहाँ पे 3 मीडियम्स नज़र आ रहे हैं। सबसे ऊपर हमारे पास एयर है और एयर के नीचे ऑयल है और फिर ऑयल के नीचे वाटर है। और अगर हम इस ऑयल की बात करें तो इसकी जो थिकनेस है यहाँ पे वो आप इमेजिन करें कि वो कंपेरेबल है टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो ये ऑयल जो है इस वक्त हमारे पास बिहेव कर रहा होगा एज ए थिन फिल्म। अब इमेजिन करें कि हमारे पास एक मोनोक्रोमैटिक बीम ऑफ लाइट है। मोनोक्रोमैटिक है स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले लेक्चर्स में सीख चुके हैं कि इंटरफेरेंस के लिए जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट एक कंडीशन है वो ये है कि लाइट का मोनोक्रोमैटिक होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स अगर एक मोनोक्रोमैटिक रे ऑफ लाइट आती है, लेट्स सपोज हम उसको देखते हैं कि वो इस तरह से आती है और इस सरफेस के ऊपर इधर टकराती है। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि जब भी कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है तो उसके ऊपर अगर लाइट फॉल करती है तो देर आर टू पॉसिबिलिटीज़। अगर आपके इर्द गिर्द कहीं पे कोई भी ग्लास मौजूद हो, जैसे हमारे पास विंडो का ग्लास होता है या हमारे दरवाज़ों के अंदर कोई ग्लास लगा हुआ होता है, तो अगर आप उस ग्लास को देखेंगे, ग्लास में देखेंगे तो आपको फील होगा कि आप उस ग्लास से ऑपोजिट एंड पे मौजूद जो चीज़ें हैं उनको भी देख सकते हैं और अगर आप थोड़ा-सा फ़ोकस करने की कोशिश करें तो आप अपने इमेज को भी उसमें से देख सकते हैं। यानी अगर आपके पास कोई विंडो है आपके कमरे में, आपके रूम में जहाँ पे आप बैठे हुए हैं और अगर आप उस विंडो पे देखें जो ग्लास लगा हुआ है, तो ग्लास से अगर आप बाहर देखना चाहें तो आपको ग्लास से बाहर नज़र आएगा अगर वो ट्रांसपेरेंट है। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा गौर करेंगे तो आपको उस ग्लास में हल्का-सा अपना इमेज भी नज़र आएगा। अब आपको अपना इमेज क्यों नज़र आ रहा है? वो इस वजह से नज़र आ रहा है क्योंकि लाइट का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा है। जो रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा है वो आपका इमेज बना रहा है और जो रिफ्रैक्ट होके आगे जा रहा है और फिर वहाँ पे मौजूद ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आ रहा है, तो वो बाहर या विंडो के दूसरी तरफ मौजूद ऑब्जेक्ट्स हमें दिखा रहा है। यानी बताना क्या चाह रहा हूँ मैं कि जब भी लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम के ऊपर फॉल करती है, तो लाइट का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट हो जाता है। यानी कुछ टकरा के वापस आ जाता है और कुछ उसमें से पास करके आगे चला जाता है। तो यहाँ पे भी ये जो मोनोक्रोमैटिक लाइट है जब इस फ़िल्म के ऊपर टकराएगी तो यहाँ पे भी वही 2 काम होंगे। इस रे ऑफ लाइट का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होके आगे की तरफ चला जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। अगर हम इसे नाम दे देते हैं, लेट्स सपोज़ इसे मैं कह देता हूँ ये ए से लेके बी तक, ये हमारी बीम ऑफ लाइट थी, मोनोक्रोमैटिक थी, ये टकरा के आगे चली गई। लेकिन जैसे हमने अभी एग्जांपल ली, तो ये सारी की सारी लाइट जो है वो टकरा के आगे नहीं जाएगी, बल्कि इसका कुछ हिस्सा जो है वो रिफ्रैक्ट होके अंदर भी आ जाएगा। और स्टूडेंट्स अगर आप एयर और ऑयल की बात करें तो हमें पता है एयर एक रेयर मीडियम है एज़ कम्पेयर टू ऑयल। ऑयल एक डेंसर मीडियम है। तो जब भी लाइट एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर होती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है और वो जो ये मैंने नॉर्मल लाइन लगाई है वो इस नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। ये हम लोग अपनी छोटी क्लासेस में सीख चुके हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो लाइट आ रही थी ये बिल्कुल सीधा आगे जाने की बजाय ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगी और ये यहाँ पे इस जगह पे टकराएगी। अब जब ये वाटर के सरफेस पे आएगी तो यहाँ पे भी यही 2 काम होंगे। इसका कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट होके वाटर के अंदर चला जाएगा और कुछ हिस्सा यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस बाहर की तरफ जाएगा। तो स्टूडेंट्स जो हिस्सा पानी के अंदर जा रहा है वो इस वक़्त हमारा मोड ऑफ कंसर्न नहीं है, हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे, इसलिए हम उसे यहाँ पे ड्रॉ भी नहीं कर रहे। लेकिन जो हिस्सा इसका रिफ्लेक्ट होके वापस जाता है, हम उसे यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो इसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगा ऊपर की तरफ और फिर अगर हम यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर बनाते हैं, जिस तरह से नॉर्मल लाइन लगाते हैं, जिस तरह से हमने यहाँ पे बनाया था, तो इस केस में जो हमारा रिफ्रैक्टेड पार्ट है वो नॉर्मल से थोड़ा सा अवे चला जाता है और इस तरह से वो आगे की तरफ चला जाएगा। तो इसे
हम ए बी सी का नाम दे देते हैं और इस पॉइंट को हम डी कह देते हैं और इसको हम लोग ई का नाम दे देते हैं। अब स्टूडेंट्स इसमें एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा काम हुआ है। एक मोनोक्रोमेटिक लाइट हमारे पास आई थी, वो जब थिन फिल्म के ऊपर पड़ी तो वो मोनोक्रोमेटिक लाइट दो हिस्सों में डिवाइड हो गई है। अगर आप देखें तो उसका कुछ हिस्सा तो इससे ऑयल के अपर पार्ट से रिफ्लेक्ट होकर ऊपर चला गया और कुछ हिस्सा वो ऑयल के लोअर पार्ट या वाटर की जो सरफेस है उससे रिफ्लेक्ट होके वापस चला गया। अब एक ही लाइट थी जो दो हिस्सों में यहाँ पे डिवाइड होके आगे की तरफ जा रही है। हाँ, इसमें ये ज़रूर फ़र्क पड़ेगा कि अब जो इंटेंसिटी है वो पहले से डिक्रीज हो गई होगी इन दोनों बीम्स की। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हम याद करें कि इंटरफेरेंस कब होती है, तो हमने सुना था, हमने सीखा था कि इंटरफेरेंस उस वक़्त होती है जब हमारे पास दो मोनोक्रोमैटिक सोर्सेज़ ऑफ लाइट्स हों और वो दोनों ओवरलैप करें। जब दोनों लाइट्स ओवरलैप करेंगी और वो कोहेरेंट होंगी, मोनोक्रोमैटिक होंगी, तो देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि वो वहाँ पे इंटरफेरेंस कर सकें। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये आपको इलैबोरेट करके दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा एग्ज़ैजरेट किया गया है, बड़ा करके दिखाया गया है। ये जो फ़िल्म है, इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा नहीं होगी। इसकी थिकनेस तो लाइट की वेवलेंथ के साथ कंपेरेबल है, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया था। तो अगर हम इसकी थिकनेस को थोड़ा कंसीडर करें, छोटा कर लें, तो अगर ये थिकनेस कम होगी तो ये जो दो रेज़ हमें नज़र आ रही हैं, जो बी से सी तक और डी से ई वाली रे नज़र आ रही है, तो स्टूडेंट्स क्या ये रेज़ बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब नहीं होंगी? बिल्कुल, ये दोनों रेज़ एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होंगी, इतना करीब होंगी कि प्रैक्टिकली दे बोथ कैन ओवरलैप ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रही होंगी और उस ओवरलैपिंग की वजह से यहाँ पे हमें इंटरफेरेंस नज़र आएगी। अब इंटरफेरेंस हम लोग जानते हैं, 2 तरह की हो सकती है, या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होती है? हम लोग जानते हैं कंस्ट्रक्टिव उस वक़्त इंटरफेरेंस होती है जब पाथ डिफरेंस लैम्ब्डा का इंटीग्रल मल्टीपल बन जाए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पे पाथ डिफरेंस हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो स्टूडेंट्स ज़रा गौर से देखिएगा, हमें 2 रेज़ नज़र आ रही हैं। एक रे जो थी वो बी से सी की डायरेक्शन में चली गई और फिर एक जो थी वो डी से ई तक जा रही है। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग देखें तो जो रे एंटर हुई थी या इस बीम का वो हिस्सा जो ऑयल के अंदर एंटर हो चुका था, वो जब बी से डी तक आया और फिर डी से यहाँ तक पहुँचा, तो ये वो एक्स्ट्रा पाथ था जो इसने ऑयल के अंदर आने वाली बीम ने ट्रैवल किया एज़ कम्पेयर टू द रिफ्लेक्टेड बीम। अगर इस पॉइंट को हम लोग स्टूडेंट्स नाम दे दें एफ का, तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं कि बी से लेके डी तक और प्लस डी से लेके एफ तक, तो ये जो डिस्टेंस हमें नज़र आ रहा है, हम इस डिस्टेंस को कह सकते हैं कि ये है जी हमारा पाथ डिफरेंस। ये हमारा पाथ डिफरेंस है। अब ये जो पाथ डिफरेंस है, ये बेसिकली डिटरमिन करेगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने जा रही है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने जा रही है। तो हम लोग जानते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होती है। स्टूडेंट्स, अगर ये जो पाथ डिफरेंस हमारे पास नज़र आ रहा है, यानी बी डी प्लस डी एफ, अगर स्टूडेंट्स ये इंटीग्रल मल्टीपल हो जाए लैम्ब्डा का, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। यानी जो दोनों रेस ऑफ लाइट आगे जाएंगी तो उनके जाने की वजह से, मूवमेंट की वजह से, वहाँ पे हमें एक ब्राइटर लाइट जो है वो नज़र आ रही होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की रिप्रेजेंटेशन हो रही होगी। लेकिन अगर ये कुछ इस तरह से हो जाए, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये किसकी कंडीशन है, ये है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होगी। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर ऐसे हो जाए कि ये जो बी डी प्लस डी एफ है, अगर ये हमारे पास लैम्ब्डा का इंटीग्रल मल्टीपल ना बने, बल्कि ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाए कि n प्लस 1/2 इंटू लैम्ब्डा, तो स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि ये जो कंडीशन है हमारे पास, ये कंडीशन होती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की और इस केस में हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होगी। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने का मतलब ये है कि जो दोनों रेज मिलेंगी, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगी
ऐसे अपीयर होगा जैसे यहाँ पे अंधेरा है, कोई रोशनी हमें वहाँ से रिफ्लेक्ट होते हुए नज़र नहीं आ रही। तो आप इसको अक्सर देख भी सकेंगे कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी जगह नज़र आती हैं कि हमारे पास एक सोप का बबल बना हुआ है, तो सोप के बबल के कुछ हिस्से हमें बिल्कुल डार्क नज़र आते हैं और उसकी वजह भी यही होती है कि वहाँ पे हमारे पास इंटरफेरेंस के रिज़ल्ट के तौर पे डिस्ट्रक्शन हो चुकी होती है और हम वहाँ पे लाइट को ऑब्ज़र्व नहीं कर पा रहे होते। तो स्टूडेंट्स ये 2 चीज़ें हमें यहाँ से पता चल गई और कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का कॉन्सेप्ट हम पिछले लेक्चर्स में अच्छे से ले चुके हैं। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हम इस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बदल सकते हैं? ये कौन से रीजन्स ऐसे होंगे जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव और कौन से रीजन्स ऐसे होंगे जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होगी? तो स्टूडेंट्स ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। हमारा जो पाथ डिफरेंस है बेसिकली हमें पता है ये डिटरमिन करता है कि हमारी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो हमारा पाथ डिफरेंस किन चीज़ों पे डिपेंड करता है स्टूडेंट्स, वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। पाथ डिफरेंस डिपेंड्स अपॉन, पाथ डिफरेंस किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है? स्टूडेंट सबसे पहली चीज़ जिस पे हमारा पाथ डिफरेंस डिपेंड करेगा वो है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है थिकनेस ऑफ द फिल्म। थिकनेस ऑफ द फिल्म। स्टूडेंट्स हमारे फिल्म की थिकनेस जैसे जैसे चेंज होती जाएगी वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी है कि पाथ डिफरेंस जो है वो कंस्ट्रक्टिव से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवानी शुरू कर दे। किस तरह से स्टूडेंट्स देखिए, अगर हम इसकी थिकनेस को कम कर देते हैं, लेट्स सपोज अगर थिकनेस कम होगी तो जो पाथ डिफरेंस है वो भी कम हो जाएगा। लेट्स सपोज अगर पहले पाथ डिफरेंस समझने के लिए सिर्फ हम लोग कह देते हैं कि शुरू में जो हमारे पास पाथ डिफरेंस है वो 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा आ रहा था, तो 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा आने का मतलब ये है कि इस वक्त लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। अगर हम इसकी थिकनेस कम करते हैं तो हम देखते हैं कि जो वेव एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, जो पाथ डिफरेंस है वो पहले से कम हो रहा होगा और वो कम होते होते लेट्स सपोज वो 1.5 लैम्डा रह गया। तो जब वो 1.5 लैम्डा रह जाएगा तो उस वक्त तो ये वाली फिजिकल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी, तो इस वक्त डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि जब हम थिकनेस को चेंज करते हैं तो उससे पाथ डिफरेंस चेंज हो जाता है और पाथ डिफरेंस चेंज होने का मतलब ये है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव में जा सकती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जा सकती है। तो स्टूडेंट्स ये पहली चीज़ हमें पता होनी चाहिए। इसके अलावा पाथ डिफरेंस और किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? दूसरा स्टूडेंट्स वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मीडियम पे। नेचर ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम का यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मीडियम का यहाँ पे थिन फिल्म बनाया गया है उसके नेचर पे डिपेंड करता है। क्योंकि स्टूडेंट्स हमें पता है कि जब लाइट जो है वो किसी एक मीडियम से दूसरी मीडियम में एंटर होती है तो उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है। हमें एक्सप्रेशन पता है कि v इज इक्वल टू एफ टाइम्स लैम्डा के बराबर होता है और यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम लोग इसकी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी बराबर होती है v डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि जब लाइट डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। तो अगर फ्रीक्वेंसी नहीं बदल रही, स्पीड बदल रही है, तो फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखने के लिए हमारे पास इस लैम्डा की वैल्यू में चेंज आ जाएगा कि नेचर ऑफ मीडियम अगर डेंसर करते जाते हैं तो हमारा पाथ डिफरेंस इंक्रीज होता जाता है। तो नेचर ऑफ मीडियम पे ये डिपेंड करती है। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ये उस पर डिपेंड कर रही होती है। इसी तरह से स्टूडेंट्स जो तीसरी चीज़ है जिस पे हमारा पाथ डिफरेंस डिपेंड कर रहा होता है वो होता है एंगल। वो वाला एंगल जिस एंगल पे हमारी लाइट ने आके यहाँ पे स्ट्राइक की थी, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉर्मल के साथ वो क्या एंगल बना रही थी। इस एंगल पे स्टूडेंट हमारे पास पाथ डिफरेंस डिपेंड करता है कि ये एंगल जितना ज़्यादा होता जाएगा विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल उतना ही हमारा पाथ डिफरेंस जो है वो भी ज़्यादा होता जाएगा। तो ये 3 फैक्टर हैं। अगर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि हमारा पाथ डिफरेंस किन चीज़ों पे डिपेंड करता है तो स्टूडेंट्स हम इन 3 फैक्टर से
हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स ये तो सारा कुछ जो हम लोगों ने डिस्कस किया ये उस वक़्त है कि हमारे पास अगर जो लाइट हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो मोनोक्रोमैटिक है। लेकिन एवरीडे की जो एग्ज़ाम्पल्स हैं जिससे हमने आज के लेक्चर को शुरू किया था, वहाँ पे जो हमारे पास लाइट है वो मोनोक्रोमैटिक तो नहीं होती, वो तो वाइट लाइट होती है। अब वाइट लाइट के केस में ये कैसे हम सारी चीज़ें अप्लाई करके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है हमारे बुक के इस आर्टिकल का जो लास्ट पैराग्राफ है उसके अंदर ये चीज़ एक्सप्लेन भी की गई है कि जब हम वाइट लाइट की बात करते हैं तो वाइट लाइट जब किसी थिन फिल्म में से पास करती है तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है और वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उन्होंने इंडिविजुअली इंटरफेरेंस करनी है। जैसे वाइट लाइट में जो बहुत सारी वेवलेंथ्स मौजूद हैं, बहुत सारे कलर्स मौजूद हैं, अगर उनमें से एक कलर की दो जो बीम्स हैं वो इस तरह की सिचुएशन में आ जाएं कि वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करना शुरू कर दे, तो उस डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करने की वजह से वो कलर जो है वो वहाँ से गायब हो जाएगा और जो रिमेनिंग कलर्स हैं वो हमें नज़र आने शुरू हो जाएंगे। तो वो जो वाइट लाइट है वो वाइट नहीं रहेगी बल्कि उसमें से एक कलर मिस हो जाने की वजह से वो दूसरे कलर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। इसीलिए हमें ये चीज़ नज़र आती है। और स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करते हैं कि वाटर की सरफेस के ऊपर ऑयल बिखरा हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एग्जांपल ली कि ऑयल की जो लेयर है उसकी थिकनेस थ्रू आउट कांस्टेंट रहे। ऐसे भी पॉसिबल है कि जो थिकनेस है वो कहीं पे ज़्यादा हो और कहीं पे कम हो और वो अनइवन थिकनेस की वजह से पॉसिबिलिटी है कि कहीं पे कंस्ट्रक्टिव और कहीं पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही हो और वो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिफरेंट कलर्स को नुमाया करके भी दिखा सकती है और कुछ कलर्स को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने की वजह से सप्रेस करके भी दिखा सकती है। इस वजह से हमें डिफरेंट कलर्स जो हैं वो नज़र आ रहे होते हैं। अब स्टूडेंट्स इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हमारी बुक के अंदर ये सारी मेंशन की गई हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल आपको दी कि अगर सोप का बबल हो तो सोप के बबल के अंदर भी जब वाइट लाइट उससे टकराती है तो हमें डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे होते हैं। उसकी भी वजह यही है कि अगर कोई हिस्सा उसका डार्क हमें नज़र आ रहा है तो उसकी वजह ये है कि वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई और लाइट गायब हो गई। और डिफरेंट कलर्स नज़र आने की वजह ये होती है कि वाइट लाइट में से अगर कुछ कलर्स को एलिमिनेट कर दें तो रिमेनिंग कलर्स हमें नज़र आना शुरू हो जाते हैं। और जो वाटर का बबल है अगर उसको पूरे को देखें तो उसकी थिकनेस भी कांस्टेंट नहीं होती, उसकी थिकनेस डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट होती है। इसी तरह से एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो दिखाई जा रही है हमारी बुक में वो है इरिडेसेंस, कि हमारे जो परिंदों के फेदर्स हैं उसमें भी हमें जो डिफरेंट कलर्स नज़र आते हैं। तो स्टूडेंट्स उसकी वजह भी है कि वो फेदर्स जो होते हैं वो भी बिल्कुल ऐसे बिहेव करते हैं जैसे बहुत ही स्मॉल थिकनेस की एक फिल्म होती है और उसमें से जब लाइट पास करती है तो उसकी रिफ्लेक्शन इस तरह से होती है कि कुछ रीजन्स में कंस्ट्रक्टिव और कुछ में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से डिफरेंट कलर्स हमें नज़र आना शुरू हो जाते हैं। और वेट फुटपाथ की जो एग्जांपल है वो सबसे फेमस एग्जांपल है जो हमारी बुक में मेंशन है इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तो स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें हमें इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म के आर्टिकल के अंदर सीखनी है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का आर्टिकल इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स के बारे में, जिसमें हम लोगों ने सीखा कि थिन फिल्म किसको कहते हैं और किस तरह से उसमें इंटरफेरेंस हो सकती है। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।